सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर लवली सिस्टर कोमल। हो जाइए अपने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए तैयार, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 अंग्रेजी के 10 ऐसे सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जिनको कि अगर आप पढ़ लेंगे तो एग्जाम में आपके यही आने वाले हैं। घुमा फिरा करके आंसर आपको यही देना रहेगा, प्रश्न आपके यही पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लैंचोज फील्ड। यानी कि लैंचो की खेती को, लैंचो के फील्ड को हेल स्टोन्स ओलो ने कैसे बर्बाद कर दिया। व्हाट वाज लैंचोज ओनली होप। जब ओलो ने लैंचो की खेत को बर्बाद कर दिया तो फिर लैंचो की एकमात्र आशा क्या थी। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि द हेल स्टोन्स हैड अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट। देखिए, डेवास्टेटिंग का मतलब होता है भयानक। अगर आपको जिसका भी अर्थ न पता हो वो आप लिख लीजिएगा। डेवास्टेटिंग मीन होता है भयानक, यानी कि द हेल स्टोन्स हैड अ डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन लैंचोज फील्ड। ओलो का जो था वो लैंचो के फील्ड पर बहुत भयानक प्रभाव पड़ा था। कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग हिज क्रॉप, पूरे तरीके से लैंचो के फसलों को बर्बाद कर दिया था। विच वर इसेंशियल फॉर हिज फैमिलीज लिवलीहुड, वो खेत जो कि लैंचो के फैमिली की आजीविका चलाने के लिए, उनका परिवार चलाने के लिए महत्वपूर्ण था, वो खेत पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था। द फील्ड वॉज लेफ्ट लुकिंग बैरन एंड डेवोस्टेटेड। जो फील्ड था फिर वो बंजर हो गया था, बंजर और खराब हो गया था। लैंचोस ओनली होप वॉज द हेल्प ऑफ गॉड। लैंचो को एकमात्र उम्मीद केवल ये थी कि उसकी सहायता भगवान कर सकते हैं। ही बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था कि गॉड वुड प्रोवाइड फॉर हिम इन हिज टाइम ऑफ नीड। And he subsequently wrote a letter to God asking for money to replant his crop. उसे देखिए विश्वास था कि भगवान जी जो है ना वो उसकी सहायता जरूर करेंगे और उसे आवश्यकता के समय उसे कुछ चीज़ों को जरूर दे देंगे। Subsequently का मतलब होता है बाद में। Subsequently यानी कि इसके बाद में लैंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा ताकि भगवान जी उसे कुछ पैसे दे दे, ताकि उसकी जो फसल बर्बाद हो गई है वो थोड़ी सी उसे बचा सके। अब बर्बाद हो गई है तो घर उसका चल नहीं पाता, लेकिन जब भगवान हेल्प कर देते, कुछ पैसे दे देते, तो वो फिर से कुछ फसलों को उगा लेता। तो इसी वजह से वो एक पत्र लिखता है। आई होप कि पहला प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर 2, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि निम्न जो चारित्रिक विशेषताएं दी गई हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम है, उनकी चारित्रिक विशेषताएं आपको बताना है। सबसे पहला है लैंचो का कैरेक्टर स्केच आपको बताना है। तो देखिए, लैंचो इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। लैंचो जो था वो अ लेटर टू गॉड स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर था। ही इज वेरी सिंपल मैन विद अ फ्यू क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स। वो एक बहुत ज़्यादा सिंपल साधारण सा व्यक्ति था जिसके अंदर ये कुछ गुण थे। पहला है हार्ड वर्किंग फार्मर, वो एक बहुत ज़्यादा मेहनती किसान था। लैंचो वॉज डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लैंचो जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, और हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती किसान था। ही न्यू, वो जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है परिचित। वो अच्छे तरीके से अपने खेतों को जानता था, खेतों से परिचित था। एंड वर्क लाइक ए नॉक्स टू ग्रो हिज कॉर्न, और वो अपने खेतों में बैल की तरह काम किया करता था ताकि उसके खेतों में अनाज हो सके, अनाज के दाने हो सके। हिज इंटायर लाइफ एंड हिज फैमिली सर्वाइवल डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज हार्वेस्ट। यानी कि उसका पूरा जीवन और उसकी पूरी फैमिली की आजीविका उसके खेतों पर और हार्वेस्टिंग के ऊपर डिपेंड थी, निर्भर थी।
ये तो पहला बात है उसके बारे में, लेकिन उसके अंदर कुछ और क्वालिटीज भी थी, जैसे क्वालिटी नंबर 2, अ मैन ऑफ इमेंस फेथ। इमेंस का मतलब होता है अत्यधिक, एक ऐसा आदमी जिसे बहुत ज्यादा विश्वास था, कहाँ, भगवान जी के ऊपर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट गुण है। लैंचो हैज एन अनक्वेश्चनिंग एंड डीप बिलीव इन गॉड। लैंचो जो था वो बिना किसी प्रश्न के उसे अत्यंत बहुत ज्यादा विश्वास था भगवान में। When the hailstorm में डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स, जब ओलो ने उसके पूरे खेत को बर्बाद कर दिया था, ही वॉज नॉट इंटायरली होपलेस, लेकिन फिर भी वो पूरे तरीके से निराशा से नहीं भरा हुआ था। बिकॉज ही बिलीव्ड दैट, क्योंकि वो विश्वास करता था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, इस दुनिया में कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता है, एंड दैट गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम, और भगवान तो उसकी सहायता जरूर ही कर देंगे। हिज फेथ वॉज सो स्ट्रॉन्ग, भगवान में उसका भरोसा बहुत ज़्यादा मजबूत था, दैट ही डेडिकेटेड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली, क्योंकि वो डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित होना। वो डेडिकेटेड था और उसे ऐसा लगता था कि वो भगवान से डायरेक्टली तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है बाय राइटिंग अ लेटर आस्किंग फॉर मनी, ताकि वो एक पत्र लिख करके भगवान जी से बात किया और उसे ऐसा लगता था कि मैं डायरेक्टली उनसे बात कर सकता हूँ। द थर्ड क्वालिटी विच लैंचो हैव इज सिंपल एंड नेव। सिंपल का मतलब साधारण होता है, नेव का मतलब है अनुभवहीन। अनुभवहीन का मतलब उसके पास अनुभव नहीं था किसी चीज का, बिकॉज वो दिन भर खेतों में बैल की तरह काम किया करता था, भगवान के ऊपर बिना किसी प्रश्न के विश्वास था, तो वो अनुभवहीन था, उसके पास चीजों का अनुभव नहीं था। His लाइफ स्टाइल वॉज सिंपल, उसका जीवन जो था वो बहुत ज़्यादा सिंपल था, एंड हिज पर्सपेक्टिव वॉज वेरी नैरो, और वो बहुत ज़्यादा कम सोचता था, नैरो माइंडेड का था। लिमिटेड टू हिज वर्क एंड हिज फेथ, वो केवल अपने काम से मतलब रखता था और उसे विश्वास था भगवान के ऊपर। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू रिसीव द मनी, जब उसे पैसे मिले तो यहाँ तक कि वो सरप्राइज्ड भी नहीं हुआ फ्रॉम द पोस्ट मास्टर, जब उसे पोस्ट मास्टर से पैसे मिले, हु एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, जो पोस्ट मास्टर था उसने भगवान की तरफ से जो पैसे दे दिए थे, तो लैंचो को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसे मतलब भगवान कैसे पैसे दे सकते हैं। बिकॉज फॉर हिम, उसके लिए तो गॉड आंसरिंग हिज रिक्वेस्ट वॉज नेचुरल, उसके लिए तो ये बिल्कुल ही नेचुरल प्राकृतिक था कि मैंने भगवान से पैसे मांगे थे और उन्होंने मुझे दे दिए। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच पा रहा था कि ऐसा तो कुछ नहीं था, एक्चुअली जो पोस्ट मास्टर था उसने दिया हुआ था मनी। तो इसी के तरीके से सेकंड वाला चारित्रिक चित्रण आपका पोस्ट मास्टर के ऊपर लिखने के लिए आ जाएगा। तो पोस्ट मास्टर की चारित्रिक विशेषताएं आप कैसे लिखोगे? द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, यानी कि अ लेटर टू गॉड स्टोरी में जो पोस्ट मास्टर था इज अ काइंड फ्रेंडली एंड कंपैशनेट मैन, वो बहुत ही ज़्यादा दयालु था, फ्रेंडली मित्रवत था, और कंपैशनेट का मतलब होता है करुणामय था, करुणामय आदमी था। हियर इज अ सिंपल कैरेक्टर स्केच, उसके बारे में सिंपल कैरेक्टर स्केच कुछ इस प्रकार से है। द फर्स्ट क्वालिटी विच ही हैज इज अपीयरेंस एंड मैनर, यानी कि वो बाहर तरीके से कैसे दिखता था और उसके अंदर मैनर कैसा था। ही वॉज अ फैंट एंड एमिएबल, यानी कि वो थोड़ा सा मोटा, एमिएबल का मतलब होता है प्लीजेंट, फ्रेंडली, वो मित्रवत तरीके का आदमी था। हु फर्स्ट लव्ड व्हेन ही सॉ द लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, जो कि पहले तो हंस रहा था जब उसने एक पत्र देखा जो कि भगवान के लिए लिखा गया था। डीपली इम्प्रेस्ड, डीपली इम्प्रेस्ड का मतलब होता है काफी ज्यादा गहराई से इम्प्रेस्ड। हिज लाफर क्विकली टर्न्ड टू सीरियसनेस, यानी कि वो जो हंस रहा था वो तेजी से सीरियसनेस में बदल गया, वो सीरियस हो गया। बिकॉज ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय लैंचोस स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि वो पूरे तरीके से इम्प्रेस्ड हो गया था लैंचो की इतनी ज़्यादा मजबूत भावना को देख करके, और ऐसी भावना जिसे कि कोई हिला भी नहीं सकता था।
यानी कि विश्वास है तो है, कोई हिला नहीं सकता। काइंड एंड जनरस यानी कि वो दयालु था। अनवेवरिंग का मतलब होता है अडिग भावना। जनरस का मतलब होता है उदार। दयालु और उदार। ही डिसाइडेड ही डिडंट वांट लैंचोस फेथ। उसने निश्चय किया कि वो नहीं चाहता था लैंचोस फेथ टू बी ब्रोकन, यानी कि लैंचो का जो विश्वास है वो टूट जाए। बिकॉज ऑफ हिज काइंड एंड जनरस हार्ट, उसके दयालु और उदार हृदय की वजह से he took it upon himself to answer the letter। उसने ऐसा सोचा कि मैं ही गॉड की तरफ से लैंचो को लेटर लिख करके दे दूंगा। अगला है अ ट्रू हेल्पर, यानी कि एक सच्चा सहायता करने वाला। ही गैदर्ड मनी, उसने पैसों को इकट्ठा किया। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। गिव अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी, और उसने खुद की सैलरी का भी कुछ पार्ट दे दिया था। एंड कन्विंस्ड हिज फ्रेंड टू कंट्रीब्यूट टू दिस एक्ट ऑफ क्लियरिटी। उसने देखिए पैसे खुद के एम्प्लॉय से लिया था, खुद के पॉकेट से भी दे दिया था, और अपने दोस्तों को कन्विंस भी कर लिया था कि प्लीज मैं जो काम करने वाला हूँ तुम लोग भी थोड़ी सी सहायता कर दो। गॉड फियरिंग, यानी कि वो भगवान से डरता था। हिज मेन मोटिव वॉज टू प्रिजर्व लैंचोस फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लैंचो का जो विश्वास है उसे वो संरक्षित रख सके। प्रिजर्व मीन संरक्षित रखना, यानी कि ऐसा न हो कि लैंचो का विश्वास टूट जाए। तो ये था पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच। Third question you have central idea of dust of snow. Here you have a poem in your syllabus that is dust of snow, and you have to write central idea. You write like this. The central idea of the poem Dust of Snow by Robert Frost is that small simple moment in nature। यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो पोयम का लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये एक छोटा सा और उस सिंपल क्षण का एक प्राकृतिक उदाहरण है दैट कैन गिव अ सिग्निफिकेंस पावर, जो कि हमें एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्ति दे सकता है टू चेंज अ पर्सन्स मूड, किसी व्यक्ति के मूड को चेंज होने का, एंड सेव देम फ्रॉम सैडनेस और रिग्रेट, और उसे बचा सकता है दुखी और थोड़ा सा रिग्रेट फील करने से। हियर इज द आइडिया इन सिंपल इंग्लिश। बहुत ही आसान भाषाओं में जो सेंट्रल आइडिया है वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट, देखिए आंसर जो होता है एग्जाम में अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो आपको ज़्यादा अंक मिलने के चांस होते हैं क्योंकि आपने हेडिंग्स बनाकर लिखे होते हैं। वही अगर आप बिना पॉइंट बनाए लिखोगे तो मे भी आपको कम नंबर मिल सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट यू विल मेड लाइक दिस, स्मॉल थिंग्स मैटर, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। द पोएम शोज दैट इवन ए स्मॉल थिंग लाइक अ क्रो शेकिंग डाउन अ लिटिल बिट ऑफ स्नो, कविता दिखाता है कि इवन ए स्मॉल थिंग लाइक अ क्रो, यानी कि एक छोटी सी चीज जैसे कि जो कौवा था शेकिंग डाउन अ लिटिल बिट ऑफ स्नो, उसने स्नो को जैसे थोड़ा सा हिला दिया था। दैट इज ऑल्सो नोन एज डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ ट्री, एक ट्री से कैन टोटली चेंज योर डे, वो पूरे तरीके से डे को आपके चेंज कर सकता है। दूसरा है नेचर्स हीलिंग पावर, ऐसा भी है कि प्रकृति के पास हीलिंग पावर है। द पोएट वॉज फीलिंग सैड एंड ग्लूमी, जो पोएट जो था वो दुखी और ग्लूमी का मतलब होता है उदास महसूस कर रहा था। एंड अ पार्ट ऑफ हिज डे वॉज वेस्टेड, वो ऐसा सोच रहा था कि मेरे जीवन का एक दिन तो खराब हो गया। दिस सिंपल अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन नेचर इंस्टेंटली लिफ्टेड हिज स्पिरिट्स, इस नेचर के छोटे से अनएक्सपेक्टेड घटना ने, लिफ्टेड का मतलब होता है उठा लिया, उसके नेगेटिव थॉट्स को हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट लाइक दिस, दैट इज होप एंड चेंज, यानी कि उम्मीद और बदलाव। इट एम्फेसाइजेस
It emphasizes that you should not give into negative. ये आपको ये बताता है कि आपको कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए. Even when you are having a bad day, doesn't matter कि आप बुरी स्थिति में हो. Quick and simple movement can bring a positive change in your outlook. एक छोटा सा मूवमेंट हो सकता है पॉजिटिव चेंज, आपका जो नजरिया है उसे बदल सकता है, आपको दिन को बेहतर बना सकता है. रिमाइंडिंग यू दैट लाइफ शुड बी अप्रिसिएटेड. आपको ये याद दिला सकता है कि जीवन की हमें प्रशंसा करनी चाहिए. Fourth question you have, central idea of fire and ice. A poem you have that is fire and ice. You have to write central idea. The central idea of Robert Frost poem Fire and Ice is quite simple. यानी कि जो पोयम है Fire and Ice, इसकी central idea, the poem is written by Robert Frost, ये बहुत ज़्यादा simple है. Why? Because the poem explores the two ways the world might end by fire. पोएट का कहना ये है कि हमारा जो पृथ्वी है उसका एंड दो तरीके से हो सकता है. पहला आग के वजह से और बाय आइस या फिर बर्फ के वजह से. आग जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग योर डिजायर, पैशन एंड लस्ट. आग का मतलब पोएट के इच्छाओं से, पैशन से और किसी चीज की लिप्सा से है. आइस का मतलब उन्होंने रिप्रेजेंट किया है घृणा से, कोल्डनेस से, इनडिफरेंस से. देखिए ये जो पोयम है इसकी सेंट्रल आइडिया जितनी भी है हमने अलग अलग से एक एक वीडियो में बता के रखा हुआ है, तो यहाँ पे तो थोड़ा हम क्विक तरीके से पढ़ेंगे बिकॉज वी डोंट हैव सच एज टू मच टाइम. तो आप चाहो तो अलग से भी वो वीडियो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो. फ्रॉस्ट सजेस्ट दैट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको ये सजेशन देते हैं, व्हाइल डिजायर फायर सीम्स लाइक अ पावरफुल एंड इमीडिएट वे टू डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन मीन विनाश करने का. डिस्ट्रक्शन मीन विनाश करना, यानी कि जो फायर डिजायर्स हैं वो दिखाती हैं एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इमीडिएट तरीका जो विनाश कर सकती हैं हमारे अर्थ का. हेट जो कि आइस रिप्रेजेंटेटिव है इज इक्वली इफेक्टिव, वो भी बिल्कुल उतना ही इफेक्टिव है जितना कि फायर है, उतना ही आइस भी इफेक्टिव होगा. एंड परहैप्स इवन मोर इंसीडियस. इंसीडियस मीन कपटी, छली, धोखेबाज. बहुत सारे मतलब होते हैं बट यू कैन टेक द मीनिंग ऑफ इंसीडियस इज लाइक कपटी, छली एंड धोखेबाज. फॉर कॉजिंग एन अल्टीमेट एंड कंप्लीट एंड, यानी कि ये दोनों चीजें पृथ्वी के एंड के लिए यही हो ही सकती है एंड का कारण. ही कंक्लूड्स दैट इधर वे द वर्ल्ड इज डूम्ड. वो ऐसा कहता है कि किसी भी दोनों तरीके से पृथ्वी का तो हमारे एंड हो ही सकता है, इनमें से किसी भी एक तरीके से. फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट हेट, करेज एंड लव. यानी कि ऐसी कौन सी आइडियाज हैं जो कि मंडेला के पास है, किसके बारे में, हेट, करेज और लव के बारे में वो क्या सोचते हैं. नेल्सन मंडेला हैड अ क्लियर आइडियाज अबाउट हेट, करेज एंड लव. यानी कि नेल्सन मंडेला के पास एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर आइडिया है हेट, करेज और लव को लेकर के. पहला है करेज. ही बिलीव्ड दैट करेज इज नॉट द absence of fear. उनका मानना ये है कि साहस का मतलब ये नहीं कि आप भय से मुक्त हो but the ability to overcome it. लेकिन भय से मुक्त होना जो है वो उनके लिए करेज का मीनिंग है. A brave person isn't someone who doesn't feel afraid. एक महान व्यक्ति कभी भी वो नहीं होता जो कि भय से दूर रहता है but someone who conquers that fear. बल्कि वो लोग जो कि भय से विजयी हो जाते हैं वो होते हैं. द नेक्स्ट आइडियाज ही हैव अबाउट लव एंड हेट, कि लव और हेट के बारे में वो क्या सोचते थे. मंडेला बिलीव्ड दैट पीपल आर नॉट बॉर्न हेटिंग ईच अदर. मंडेला जी ऐसा सोचते थे कि इंसान कभी भी एक दूसरे को घृणा करने के लिए जन्म से ही नहीं पैदा हुआ है. दे लर्न टू हेट, उन्हें घृणा करना सिखाया जाता है. इफ दे कांट लर्न टू हेट, यदि वो हेट करना न सीखे, दे कैन ऑल्सो बी थॉट टू लव. तो देखो जैसा है कि
कि अगर उन्हें घृणा करना सिखाया जा सकता है तो हम उन्हें प्रेम करना भी सिखा सकते हैं, बिकॉज लव कम्स मोर नेचुरली। जबकि जो हेट है वो तो सिखाया जाता है, बट जो लव है ना वो और भी ज़्यादा नेचुरल तरीके से इंसान के पास आता है, naturally to the human heart than its opposite. He saw love as a powerful force for unity and for conquering hate. वो देखते हैं यूनिटी को बनाने के लिए और विजयी होने जीतने के लिए, घृणा को जीतने के लिए प्रेम आपका एक पावरफुल फोर्स हो सकता है। व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट अ पैट्रियोट्स, कैन दे बी रिपेड? मंडेला जी पैट्रियोट्स के बारे में, देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम कभी उनके ऋण को चुका सकते हैं? The answer here is नेल्सन मंडेला held the greatest respect for patriots, यानी कि नेल्सन मंडेला जी ने पैट्रियोट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रिस्पेक्ट दिया है, सम्मान दिया है, और क्या कहा है? सिंग देम एज द ट्रू हीरोज ऑफ द कंट्री, उन लोग को देख करके कि वो हमारे कंट्री के, वो अफ्रीका कंट्री के द बेस्ट हीरो हैं, असली मायने में हीरो हैं। व्हाट ही थिंक ऑफ देम, वो एक्चुअली पैट्रियोट्स के बारे में क्या सोचते थे? He believed that patriots are ordinary men and women. वो सोचते हैं कि जो पेट्रियोट्स हैं वो एक साधारण आदमी और औरत थे, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करे, जिन्होंने कि असाधारण साहस को दिखाया, एंड मेक अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस फॉर देयर नेशनल फ्रीडम, और इन्होंने हम जैसा सोच भी नहीं सकते उतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए। He said that he was simply the sum of all these patriots who come before him. वो ऐसा सोचते थे कि वो उन सारे लोगों का मेल है, योग है, जो कि उनके पहले आए थे। Question was like this कि can they be repaid? क्या हम उनका ऋण चुका सकते हैं? मंडेला फेल्ट दैट, मंडेला ने सोचा कि द सैक्रिफाइसेस मेड बाय दिस पैट्रियोट्स कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड इन द लिटरल सेंस। वो ऐसा सोचते थे और कहते भी थे कि बिल्कुल शाब्दिक शब्दों में, शाब्दिक अर्थों में हम कभी भी उन जो देशभक्त हैं उनके ऋण को नहीं चुका सकते हैं और ना ही उन्हें गिन सकते हैं। द ओनली वे द लिविंग कैन ट्रूली ऑनर एंड रिपे देम इज टू बिल्ड द अनहोल्ड द डेमोक्रेटिक सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस। ऐसा है कि हम जस्टिस से भरी एक सोसाइटी को बना सकते हैं, इक्वालिटी जिसमें लोग समानता के लिए रहें, शांति से रहें, एंड पीस दैट द पैट्रियोट्स फॉट फॉर, जैसा कि देशभक्त लड़े हुए थे इसी के लिए ना, तो हम ऐसी सोसाइटी को बना सके। क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव सेंट्रल आइडिया अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू पोयम की सेंट्रल आइडिया आपको राइट करनी है। The central idea of the poem A Tiger in the Zoo is the stark difference, यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है अ टाइगर इन द जू पोयम का, ये एक बहुत ही बड़ा और कठोर डिफरेंस को दिखाता है बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी, जो कि स्वतंत्रता और कैद के बीच में, कैप्टिविटी मीन कैद के बीच में, एंड द क्रूल्टी ऑफ कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन अ केज। और जो ऐसे जानवर होते हैं पिंजरे में बंद होते हैं, उनके प्रति लोग कैसा व्यवहार करते हैं उसे भी दिखाता है। द पोएम शोज, कविता हमें ये दिखाता है द टाइगर्स नेचुरल पावर एंड प्राइड इन द वाइल्ड, जो एक टाइगर है उसकी प्राकृतिक पावर जो प्राइड है वो जंगली होने में ही है। जब आप उसे पकड़ लोगे तो वो थोड़ी ना वैसा रह पाएगा। इट्स सैडनेस, हेल्पलेसनेस एंड सप्रेस्ड एंगर, उसका जो दुखी है, सहायताहीन होना है और जो गुस्सा होना है, वे लॉक्ड अप इन ए स्मॉल कॉन्क्रीट सेल, जब वो किसी सेल में बंद हो जाता है तो ऐसा होता है। द पोएट्स मेन मैसेज इज दैट ऑल वाइल्ड क्रिएचर्स डिजर्व टू लिव फ्री इन देयर नेचुरल हैबिट। कवि ऐसे बोलते हैं कि सारे एनिमल्स ऐसा डिजर्व करते हैं कि उन्हें फ्री होना चाहिए हमारी इस नेचुरल रहने के जगह पे।
क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। आपको एनी के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय बताना है। एनी फ्रैंक वॉज ए जर्मन बॉर्न जाविस गर्ल। एनी फ्रैंक जो थी वो एक यहूदी लड़की थी हु इज फेमस फॉर हर डायरी, जो कि अपनी डायरी के लिए फेमस हो गई। विच डॉक्यूमेंट्स हर लाइफ ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट उसके लाइफ का था वो प्रलय के दौरान का था। अर्ली लाइफ यानी कि जीवन के बिल्कुल अर्ली स्टेज में, प्रारंभिक स्टेज में। शी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, वो फ्रैंकफर्ट में जन्म हुआ जर्मनी में इन 1929 में। व्हेन द नजीस गेन पावर, जब नजीस ने पावर को गेन किया। हर फैमिली मूव्ड टू एम्स्टर्डम, उसका फैमिली जो था वो एम्स्टर्डम में जाकर के रहने लगा, नीदरलैंड में जो था इन 1933 टू एस्केप परसेक्शन, उत्पीड़न से बचने के लिए, अत्याचार और जुल्म से बचने के लिए उसका परिवार जो था वो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में जाकर के रहने लगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव गोइंग इनटू हेडिंग, यानी कि हेडिंग में जाना। 1942 से लेकर के 1944 तक। आफ्टर द जर्मन इन्वेशन, यानी कि जर्मन इन्वेशन के बाद ऑफ द नीदरलैंड, नीदरलैंड के जर्मन इन्वेशन के बाद। एंड व्हेन हर सिस्टर रिसीव्ड अ कॉल ऑफ नोटिस, जब उसके सिस्टर ने पाया एक कॉल ऑफ नोटिस को फॉर अ फोर्स्ड लेबर कैंप, Annie and her family went into hiding in a secret annex above her father's office building in July 1942. एक काम करते हैं, सारी चीजें मैं आप लोग को बता दे रही हूँ ना। और ये जो एक ये वाला प्रश्न है, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वॉज कि गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनीज लाइफ। इसे आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताओगे। ये 8वां प्रश्न हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आपको समझ में आए तो ठीक, न आएगा तो कमेंट करिए, वीडियो में फिर से बता देंगे। एक बार हम पढ़ते हैं इस उम्मीद से कि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा सा पॉइंट्स मिल जाए कि कैसे लिखने हैं। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे क्लास वर्क के रूप में, होमवर्क नहीं आएगा, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इसे हम नहीं समझाएंगे, हम ये चाहते हैं कि कुछ आप भी होमवर्क और क्लास वर्क के रूप में करें। हो सकता है कि न चाहते हुए भी हम आपको समझा दें इसमें, पर ध्यान से देखिएगा। द डायरी ड्यूरिंग द 2 years they were in hiding, Annie kept a diary writing about her daily life, her daily life, fears, hope and experiences. She had a dream of becoming a writer. पढ़ के तो समझ में आ ही गया होगा, चलो फिर भी ट्राई करते हैं कि आप लोग न समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दो। Arrest and date in 1944 to 1945. The hiding place was discovered on August 4 in 1944 and the family was arrested and sent to concentration camps. And he dies of typhus at the Bergen-Belsen concentration camp in early 1945 at the age of 15. Legacy: her father, Otto Frank, the only family member to survive the camp, later published her diary, fulfilling her wish to become a writer. ठीक है, 8वां प्रश्न आप लिख करके बताओगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9वें और 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां जो है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है, बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अ हेडिंग लाइक दिस, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे इज ए स्मॉल एनर्जेटिक वुमेन। मिसेस पंफ्रे जो थी वो एक छोटी और एनर्जी वाली महिला थी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक थी। ऑलवेज मूविंग विद अ पर्पस, जो कि हमेशा एक उद्देश्य से ही चलती थी। शी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोफेशनल फर्स्ट बचकेस। वो जो है वो एकदम अच्छे से प्रोफेशनल की तरह डिस्क्राइब की जाती हैं, एक मालकिन की तरह। एवरीथिंग से डज इज अबाउट मेकिंग अदर्स कंफर्टेबल। वो सारी चीज़ें जो वो करती थी वो दूसरों को कंफर्टेबल बनाने के लिए, ऑफन टू एन एक्सट्रीम डिग्री।
वो हमेशा चाहती थी कि दूसरों को कभी भी परेशानियां ना हो और वो काफी अच्छे से रहे। द सेकेंड पॉइंट वी हैव इज अबाउट अपीयरेंस एंड डिमैनर। डिमैनर मीन उनके आचरण और वो दिखावा कैसा था, उनका दिखती कैसी थी उसके बारे में। सी हैड अ ब्राइट अलर्ट आइज, उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमकीली और अत्यंत खूबसूरत थी। दैट मिस नथिंग, जो कि कभी भी कुछ मिस नहीं करती थी, वो सब कुछ देख लेती थी। एंड सी ऑफन वियर्स एन अप्रोन टाई नियरली अराउंड हर वेस्ट, और वो हमेशा अपने हाथ में घड़ी को पहना करती थी। सी कैरीज हरसेल्फ विद एन एयर ऑफ बिजी इंपॉर्टेंस, वो हमेशा खुद को महत्वपूर्ण कार्यों में लगाए रहा करती थी। लाइक अ शिप्स कैप्टन स्टीयरिंग अ वेरी क्लीन वेसल, जैसे कि जो भेड़ों का झुंड होता है वो बिल्कुल अपने जो जहाज होता है, लाइक शिप्स कैप्टन, जैसे कि लाइक कि जो जहाज का कैप्टन होता है वो अपने जहाज को बिल्कुल अच्छे तरीके से चला लेता है, बिल्कुल वैसे ही। हर वॉइस इज सॉफ्ट एंड जेंटल, उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कोमल और अच्छी थी। बट हर वर्ड्स आर फर्म व्हेन दे कंसर्न मैटर्स ऑफ कंफर्ट और हाइजीन, और उनके वर्ड्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अटल थे। किस चीज़ को लेकर के? फर्म मीन होता है अटल, उनके वर्ड्स काफी ज्यादा अटल थे जब भी कभी कंफर्ट और हाइजीन की बात होती थी। जैसे कि यू मस्ट फिनिश योर टी बिफोर इट गेट्स कोल्ड, यानी कि ठंडी होने से पहले अपनी चाय को खत्म कर लो, तो ऐसा होना ही होना था। इन शॉर्ट, छोटे भाषा में कहें, मिसेस पाम्प्रे इज द वेरी डिफिनेशन ऑफ डॉटिंग केयर गिवर। वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी महिला थी जो कि केयर को देती थी, मतलब केयर करती थी सारी चीज़ों का। अटीनी विल वाइंड ऑफ क्लीनिंग, यानी कि बवंडर की तरह साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी। एंड कॉन्स्टेंट कॉन्सर्न, और उन्हें चिंता भी था सारी चीज़ों का। तो आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10वां वाला। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो हमारे फ़ोन की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई है तो भी पढ़ाया जा रहा है ना, तो आप लोग भी पढ़ते ही रहिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट वी हैव, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। एक्चुअल में वो बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी सफ़र कर रहा था। द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी कि वास्तविक बीमारी वो थी जिससे ट्रिकी सफ़र कर रहा था, वाज ओबेसिटी एंड लिदार्गी, लैक ऑफ एनर्जी। वो देखिए ऐसा था, वो ना एक्चुअली मोटापे का शिकार हो गया था। ओबेसिटी मीन मोटापे का शिकार हो गया था और एनर्जी उसकी कम हो गई थी, विच वर कॉज्ड बाय ओवर फीडिंग। ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खाना खाता था, दैट्स वाई वो सुस्त रहने लगा था। लेथार्जी मीन सुस्त रहना, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो खाता तो बहुत था बट वो एक्सरसाइज नहीं करता था। इन द स्टोरी ऑफ जेम्स हैरियट, यानी कि जेम्स हैरियट की इस स्टोरी में टिकी वॉज हैवली पैम्पर्ड बाय ही ऑनर। टिकी जो था वो बहुत ज़्यादा केयर कर दिया गया था उसकी मालकिन के द्वारा, मिसेस पंफ्रे के द्वारा, हु गेव हिम रिच फूड, जो कि उन्हें बहुत अच्छा खाना देती थी। लाइक क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, जैसे कि क्रीम केक्स और चॉकलेट्स खिलाती थी। द वेट कंक्लूड्स दैट, यानी कि पशु चिकित्सक ने उन्हें ये बताया, टिकी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी एक्चुअल फिजिकल एलिमेंट, यानी कि ट्रिकी कोई वास्तविक रोग या बीमारी से ग्रसित नहीं था, बट रादर द हेल्थ प्रॉब्लम दैट रिजल्टेड फ्रॉम हिज ग्रेट, बल्कि ये हेल्थ प्रॉब्लम उसके इस वजह से आई थी कि वो खाने को लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रीडी था। और फूड फॉर द मिसेस पंफ्रेस ओवर इंडल्जेंस, यानी कि जो अत्यधिक खाना मिसेस पंफ्रे उसे खिला देती थी, दिस वॉज द रीजन। तो आई होप कि आज की वीडियो का 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आप लोग को समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बस प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए। एट लास्ट में ये भी कहना चाहूँगी, स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड, और
if you wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video. Till then, keep a smile, be safe.